नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने न्यूज चैनल में, जहां हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। खबरों को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप किस राज्य, शहर या जिले से हमारी खबरों को देख रहे हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको रूबरू कराते हैं आज की ताजा तरीन खबरों से। ई श्रम कार्ड वाले 2.5 करोड़ से अधिक वर्कर्स को मिलेगा 500 रुपए महीना। फौरन कराएं रजिस्ट्रेशन, वरना लाभ से रह जाएंगे वंचित। अगर आप असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं और आपके पास ई श्रम कार्ड है और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असंगठित क्षेत्र के करीब 2.5 करोड़ मजदूरों और करीब 60 लाख पंजीकृत मजदूरों को दिसंबर माह से मार्च तक 500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की है। बता दें कि ई श्रम पोर्टल पर अब तक यूपी के 2,56,09,184 श्रमिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अब उन्हें मार्च तक हर महीने 500 रुपए मिलेंगे। एचआरए में कटौती कर सकती हैं कंपनीज। वर्क फ्रॉम होम पर रह रहे लोगों को मिलेगा रीइंबर्समेंट्स। कर्मचारियों के एचआरए में आने वाले दिनों में कमी आ सकती है, खासकर वे कर्मचारी जो स्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प चुनते हैं, क्योंकि श्रम मंत्रालय जल्द ही नियोक्ताओं को मौजूदा कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव करने की अनुमति दे सकता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर के मुताबिक एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि श्रम मंत्रालय सेवा शर्तों को फिर से परिभाषित करने के लिए स्थायी आदेश जारी कर सकता है। अधिकारी ने कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए सेवा शर्तों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है कि घर से काम करने के कारण होने वाले खर्चों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी मुआवजे को स्ट्रक्चर्ड किया जाए। डिजिटल मुद्रा और क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई का मंथन। केंद्रीय बैंक ने कही ये बड़ी बात। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा और निजी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। बता दें कि सरकार क्रिप्टो करेंसी के नियमन के लिए कानून लाने की तैयारी में है। आरबीआई के बयान के मुताबिक बैंक नोट की परिभाषा में संशोधन के लिए अपने गठन से संबंधित आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा है। इसमें डिजिटल मुद्राओं को भी शामिल करने की योजना है। रिजर्व बैंक क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ कई बार राय व्यक्त कर चुका है। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के बीच निजीकरण के लिए नया प्रस्ताव ला सकती है सरकार। केंद्र सरकार ऐसे बदलावों पर विचार कर रही है जिससे सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी को कम करना आसान हो जाए। अर्थव्यवस्था में क्रेडिट फ्लो को बनाए रखने की योजना का एक महत्वपूर्ण कदम है। नाम न उजागर करने की शर्त पर सूत्रों ने बताया कि यदि प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी को 51% से 26% तक कर सकेगी। साथ ही सरकार मैनेजमेंट की प्रमुख नियुक्तियों पर अपनी पकड़ बनाए रखेगी। मोदी सरकार का आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस भर्ती परीक्षाओं पर बड़ा फैसला। संसद में एनआरए सीईटी पर भी दिया अपडेट। एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने संसद में बताया कि एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस, फीस संरचना और मूल्यांकन पर मार्गदर्शन के अलावा अपनाई जाने वाली तकनीकों पर अपनी सिफारिशें देंगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में गुरुवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी पाने का प्रयास कर रहे उम्मीदवारों की कठिनाइयों को कम करने और भर्ती में समानता और समावेशिता का एक नया मानक स्थापित करने के लिए सरकार ने एक स्वतंत्र स्वायत्त संगठन के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना की है। सरकार ने तेज की सीडीएस की नियुक्ति की प्रक्रिया। दौड़ में थल सेना प्रमुख नरवणे सबसे आगे। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद अब नए सीडीएस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीनों सेनाओं से मिली सिफारिशों के आधार पर नामों की सूची मंजूरी के लिए जल्द ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी जाएगी। इससे परिचित अधिकारियों ने कहा कि सरकार जनरल बिपिन रावत के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ कमांडर की सदस्यता वाली एक समिति को अंतिम रूप दे रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था बुकलेट का विमोचन। सिख संस्था ने जताई आपत्ति, गलत इतिहास बताने का आरोप। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बुकलेट का भी विमोचन किया था। श्री काशी विश्वनाथ धाम का गौरवशाली इतिहास शीर्षक से प्रकाशित इस बुकलेट में वाराणसी के धार्मिक इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। इसे लेकर ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने ऐतराज जताया और बुकलेट पर बैन लगाने की मांग रखी है।
सिख संस्था की ओर से जारी बयान में मीडिया सचिव कुलविंदर सिंह रामदास ने कहा कि इस बुकलेट का वाराणसी में विमोचन किया गया था और इसे प्रसाद के तौर पर बड़ी संख्या में यूपी सरकार की ओर से बांटा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बुकलेट में सिख इतिहास को गलत ढंग से पेश किया गया है। देश में 100 के पार हुए ओमिक्रॉन केस, 11 राज्यों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मरीज। देश में कोरोना केसेस की संख्या 100 के पार चली गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना संक्रमण का यह नया वेरिएंट देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। मंत्रालय की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक देश भर में ओमिक्रॉन के अब 101 मरीज हैं। इसमें से सर्वाधिक 32 मरीज महाराष्ट्र में हैं, तो दिल्ली 22 मरीजों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा राजस्थान में 17, कर्नाटक और तेलंगाना में 8-8 लोग इस नए वेरिएंट से संक्रमित हैं। आज से खुलेंगे स्कूल, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दी मंजूरी। दिल्ली में आज से 5वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल खुलने जा रहे हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर से स्कूल्स को तत्काल प्रभाव से खोलने की इजाजत मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 3 दिसंबर से अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया था। इससे पहले सभी कक्षाओं के लिए 29 नवंबर से स्कूल्स को खोलने की इजाजत दी गई थी। दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों की रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर, एम्स में जारी रहेंगी सेवाएं। अस्पताल प्रबंधन को लिखे पत्र में रेजिडेंट ने साफ तौर पर लिखा है कि वो किसी भी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं में हिस्सेदारी नहीं लेंगे। इसके कुछ देर बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और रोहिणी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी हड़ताल में हिस्सा लेने की घोषणा की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों की समस्या बना स्मॉग। शीतकालीन धुंध और साथ में गंभीर वायु प्रदूषण ऐसी समस्या है जो आमतौर पर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से जुड़ी है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के नए विश्लेषण में पाया गया कि सर्दियों में जब प्रदूषण बढ़ता है तो पूरे उत्तर भारत में स्मॉग देखने को मिलता है। इस विश्लेषण ने 6 राज्यों के 56 शहरों में फैले 137 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस को कवर किया है। विश्लेषण के मुताबिक गाजियाबाद उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। दिल्ली, मुरादाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम इसके बाद के नंबर पर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बैठक गुवाहाटी से दिल्ली स्थानांतरित करने का खेल प्राधिकारियों को दिया निर्देश। आगामी 19 दिसंबर को गुवाहाटी में होने वाली भारतीय ओलंपिक संघ की वार्षिक आम सभा की बैठक को दिल्ली में स्थानांतरित करने का दिल्ली हाईकोर्ट ने खेल प्राधिकारियों को निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मनमोहन व न्यायमूर्ति नवीन चावला की विशेष पीठ ने बैठक के प्रशासक के रूप में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करते हुए कहा कि बैठक दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ भवन में होगी। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद सफर हुआ आसान, 3 घंटे का रास्ता तय हो रहा 50 मिनट में। जीटी रोड पर किसानों के प्रदर्शन के कारण बंद कुंडली सिंघू बॉर्डर 380 दिन बाद खुला। बॉर्डर खुलते ही आसपास के गांव में रहने वाले ग्रामीण, किसान और व्यापारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बॉर्डर से आवागमन बंद होने के कारण इनके जीवन की रफ्तार भी थम गई थी, काम धंधा मंदा पड़ गया था। अब बॉर्डर खुलते ही जीटी रोड पर एक बार फिर से वाहन रफ्तार भरने लगे हैं। क्षेत्र का हर छोटा बड़ा कारोबारी, किसान, कामगार, वेतनभोगी सभी की आजीविका दिल्ली से जुड़ी है। रास्ता बंद होने से 40 से 50 मिनट का रास्ता 2 से 3 घंटे में तय होता था। दिल्ली पुलिस की खिंचाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उसके निर्देश बहरे कानों में जा रहे। दिल्ली दंगे के एक मामले में निर्देश के बावजूद आरोपितों को कलर फोटो और एक आरोपित को आरोप पत्र की प्रति मुहैया न कराने पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई। मुख्य महानगर दंडाधिकारी अरुण कुमार गर्ग के कोर्ट ने कहा कि वो कई बार पूर्वी रेंज के संयुक्त आयुक्त को दंगे के मामलों में आरोपितों को कलर फोटो की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दे चुके हैं, लेकिन उनकी अनदेखी होने से लगता है कि सारे निर्देश बहरे कानों में जा रहे हैं। इसे लेकर कोर्ट ने पूर्वी जिले के संयुक्त आयुक्त और उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी से जवाब तलब किया। पूछा कि कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन न करने पर क्यों न उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। महंगे मोबाइल को सस्ते में बेचने का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले 3 गिरफ्तार। 20,000 रुपए का मोबाइल 7,500 रुपए में खरीदने का लालच कई लोगों को भारी पड़ गया। एक शख्स को फोन के माध्यम से जब ये ऑफर आया तो वो झांसे में आ गया। उसने बताया कि गूगल पर संबंधित कंपनी के मोबाइल का दाम पता किया तो कीमत 20,000 रुपए ही मिली। अगले दिन जब शख्स के पास पार्सल पहुंचा तो वे खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने पार्सल खोला उसमें मोबाइल नहीं बल्कि कचरा भरा हुआ था। जनकपुरी थाने को इस तरह की कई शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो एक ऐसे कॉल सेंटर का पता चला जहां से लोगों को आकर्षक ऑफर का लालच देकर चूना लगाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।